दोस्तों, आज आप लोगों के सामने महाविद्वान पंडित तेनालीराम की 4 ऐसी कहानियाँ सुनाने वाले हैं जिस कहानी को सुनकर ऐसे ऐसे जानकारी आपको प्राप्त होगी, ऐसा ज्ञान प्राप्त होगी जिसे आप 10 साल अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर नहीं प्राप्त हुई होगी। तो ये जानकारी आपके जीवन को आगे बढ़ाने में, आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो 4 ज्ञान कौन से हैं और 4 कहानियाँ कौन से हैं। मित्रों, आप सभी का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, कहानी अच्छी लगे तो लास्ट में एक लाइक, और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक आदमी तक पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान का दान। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करते हैं कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया। हुआ यूँ कि एक बार राजा कृष्णदेव किसी काम के चलते कश्मीर चले गए। वहाँ उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए। महल पहुँचते ही उन्होंने माली को बुलाया। माली के आते ही महाराज ने उससे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज़ देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफ़ी पसंद है। इस पौधे का काफ़ी ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज राजा उठते ही सबसे पहले उसे ही देखते और फिर दरबार में जाते थे। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को न देख पाने के कारण उनका मन पूरा दिन दुखी हो जाता था। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वो फूल दिखा ही नहीं। तभी उन्होंने माली को बुलाया। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ है? मुझे उसके फूल क्यों नहीं दिख रहे हैं? जवाब में माली ने कहा, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे राजमाली को 2 दिन बाद मौत की सज़ा सुनाने का आदेश दे दिया। तभी वहाँ सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला, वह दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात न सुनी। रोते रोते वह दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति की मौत की सज़ा और उसे सुनहरे फूल के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीराम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उस सुनहरा फूल खाने वाली बकरी को चौराहे पर ले जाकर डंडे से पीटने लगती है। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इसे क्रूरता माना जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला कि यह सब बात माली को मिले दंड की वजह से वो गुस्से में कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर गए। महाराज कृष्णराय ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती? ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले। इसी के कारण उस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूँ? महाराज, आप ही बताइए। माली की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्णराज ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है?
उसने बताया, साहब ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था। इसकी वजह से हमारे अपने मेरे पति की मौत की सज़ा सुनाई, आपने उसे मौत की सज़ा दी है। गलती तो इस बकरी की थी ना, लेकिन सज़ा मेरे पति को मिल रही है। सज़ा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ आई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको। उसने कहा कि महाराज, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया। एक बार फिर राजा कृष्ण राय को तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने एक बार मुझे फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया। यह कहते ही महाराज ने माली का मृत्युदंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीराम को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीखना है? समय से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी मुसीबत से भी निपटा जा सकता है, उसका सामना किया जा सकता है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से महाराज कृष्णदेव राय अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए महाराज कई बार तेनालीराम से ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सिर पकड़ लेता, लेकिन तेनालीराम के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौओं की कुल कितनी संख्या होगी? महाराज का सवाल सुनने के बाद कुछ देर बाद तेनालीराम ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह बता सकता है कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर से सोच लो तेनाली, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। महाराज जानते थे कि कौवों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी वह जानना चाहते थे कि आखिर तेनाली कैसे पूरे राज्य के कौवों की संख्या का पता लगाएगा। तेनाली ने एक बार फिर पूरे विश्वास से कहा, महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको राज्य के कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। महाराज को लगा कि तेनालीराम जरूर उनको मूर्ख बनाना चाहता है। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि अगर वह ठीक 1 सप्ताह बाद उन्हें राज्य के कौवों की संख्या नहीं बता पाया तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने दोबारा विश्वास से कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। इसके बाद महाराज से अनुमति लेकर तेनालीराम चले गए। ठीक 1 सप्ताह बाद तेनालीराम महाराज के समक्ष पहुँचे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने हमारे राज्य की कुल कौओं की संख्या पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या सच में उनके राज्य में कौओं की संख्या इतनी है? महाराज को आश्चर्यचकित देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। महाराज ने कहा, अगर कौओं की गिनती कम ज़्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौओं की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज़्यादा हुआ तो ज़रूर कुछ कौवे राज्य से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे या फिर कुछ कौवे राज्य में अपने रिश्तेदार कौवे के पास आए होंगे। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज दंग रह गए। महाराज को उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था और वह तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता है। अगर बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्या व सवालों का हल निकाला जा सकता है। हर दिन की तरह राजा कृष्णराव अपने दरबार में बैठे हुए। तभी वहाँ एक चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुँचा।
चरवाहे को देख राजा कृष्णदेव राय ने उसके दरबार में आने की वजह पूछी। तब चरवाहा बोला, महाराज, मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है। मेरे घर के करीब में रहने वाले आदमी की घर की दीवार ढह गई और उनके नीचे आने की वजह से मेरी बकरी मर गई। वहीं जब मैंने उससे अपनी मरी हुई बकरी का हर्जाना मांगा तो वह हर्जाना देने से मना कर रहा है। चरवाहे की बात पर महाराज कुछ बोले थे, उससे पहले ही तेनालीराम अपनी जगह से उठा और बोला, बेशक बेशक महाराज, दीवार गिरने के कारण बकरी मरी, लेकिन इसके लिए उसे अकेले पड़ोसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। राजा के साथ दरबार मौजूद सभी मंत्री और दरबारी भी तेनालीराम की इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। राजा ने तेनालीराम से तुरंत पूछा कि तुम्हारे हिसाब से और कौन दीवार गिरने के लिए अपराधी है? इस पर तेनालीराम बोला, वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस बात का पता लगाकर सच आपको सामने लाऊंगा। राजा को तेनालीराम का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने तेनालीराम को असली अपराधी का पता लगाने के लिए समय दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलवाया और मरी हुई बकरी के बदले कुछ पैसे चरवाहों को देने को कहा। इस पर चरवाहे का पड़ोसी हाथ जोड़कर बोला, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उस दीवार को बनाने का काम तो मिस्त्रियों ने किया था। ऐसे में इसमें असली अपराधी तो वो हुआ। तेनालीराम को चरवाहे के पड़ोसी की यह बात सब सही लगी, इसीलिए तेनालीराम ने उसे मिस्त्री को बुलवा लिया जिसने उस दीवार को बनाया था। मिस्त्री भी वहाँ पहुँचा, लेकिन उसने भी अपना दोष नहीं माना। मिस्त्री बोला, मुझे बेकार की दोषी करार दिया जा रहा है। असल दोषी तो वह मजदूर है जिन्होंने मसाले में ज़्यादा पानी मिलाकर मसाले को ख़राब कर दिया, जिससे दीवार मजबूत न बन सकी और गिर गई। मिस्त्री की बात सुनकर मजदूरों को बुलवाने के लिए सैनिकों को भेजा गया। जब वहां पहुंचकर सारा मामला मजदूरों को पता चला तो मजदूर बोले, इसके लिए हम दोषी नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने मसाले में ज़्यादा पानी मिला दिया था। इसके बाद मसाले में अधिक पानी डालने वाले व्यक्ति को भी राजा के दरबार में पहुंचने का संदेशा भिजवाया गया। पानी मिलाने वाले व्यक्ति ने दरबार में पहुंचते ही कहा, जिस आदमी ने मसाले में पानी डालने के लिए मुझे बर्तन दिया था, असल दोष उसका है। वह बर्तन बहुत बड़ा था, इस कारण पानी का अंदाज़ा न लग सका और मसाले में पानी अधिक पड़ गया। तेनालीराम के पूछने पर मसाले में पानी अधिक डालने वाले व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा बर्तन उसे चरवाहे ने ही दिया था। उसी के कारण मिश्रण में अधिक पानी पड़ गया और दीवार कमज़ोर बनी। फिर क्या था? तेनालीराम चरवाहे की ओर देखते हुए बोला, इसमें दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे कारण ही बकरी की जान गई। जब बात घूमकर चरवाहे पर आ गई तो वह कुछ बोल ना सका और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। वहीं दरबार में मौजूद सभी दरबारी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और न्याय के गुणगान करने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने साथ हुई अनहोनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं है। ऐसे में चाहिए कि धैर्य रखकर समस्या का समाधान तलाशा जाए। एक समय की बात है, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता था वह हैरान रह जाता था। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन दे तो वह उनके लिए भी ऐसी ही साड़ी बनाकर देगी। राजा कृष्ण राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान तो उस महिला व कारीगर के
खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस फाड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए। वहाँ 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं। राजा के लिए साड़ी बुन रहे, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इस पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में उन्होंने कोई पाप ना किया हो। महिला की यह बात सुनकर राजा के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वहाँ से चले गए। राजा के पास वापस आकर उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। राजा इस बात से काफ़ी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ पहुंची। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। वह देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है, वह सभी को बेवकूफ़ बना रही। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा कि उन्हें या दरबार में बैठे किसी को दरबारी को यह साड़ी दिखाई नहीं दे रही। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और उसने कोई पाप पुण्य न किया। महिला की इस बात को सुनकर तेनालीराम के मन में ये एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम खुद उस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफ़ी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है, वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सज़ा सुना दी। लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ़ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की तारीफ भी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता है। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। एक दिन तेनालीराम को रानी तिरुमाला ने संदेश भिजवाया कि वह बड़ी मुश्किल में है और उनसे मिलना चाहती है। रानी का संदेश पाकर तेनालीराम तुरंत रानी से मिलने पहुंच गया। तेनालीराम ने कहा, रानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी तिरुमाला ने कहा कि तेनालीराम, हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तेनालीराम ने कहा, आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल ना करें और मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है। तेनालीराम की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, दरअसल महाराज हमसे बहुत नाराज है। तेनालीराम ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ है? रानी ने बताया कि एक दिन महाराज हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे और तभी अचानक हमें उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज होकर महाराज चले गए। रानी ने तेनालीराम से कहा, तब से कई दिन बीत गए, लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए हैं। मैंने गलती ना होते हुए भी महाराज ने हमें माफ़ी भी नहीं दी है, मांग रहे हैं, लेकिन महाराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हो। तेनालीराम ने रानी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महारानी, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। महारानी को समझा बुझाकर तेनालीराम दरबार जा पहुँचे। महाराज कृष्णदेव राय राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्रियों से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमारे बहुत प्रयास हमने
बहुत प्रयास किया, हमारी कोशिश से स्थिति में सुधार तो हुआ, लेकिन समस्या पूरी तरह से सुधर नहीं पाई। तभी अचानक तेनालीराम ने चावल के बीजों से एक एक बीज उठाकर कहा कि महाराज, अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज काफ़ी गुना बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाएगी। महाराज ने पूछा, क्या ये बीज इसी खाद के जरिए उपजाया जा सकता है? इस पर तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। परंतु महाराज ने पूछा, परंतु क्या? तेनालीराम ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी भी वापसी ना आई हो और न ही कभी उसने अपनी उसे आवासी आई हो। यह बात सुनकर महाराज ने भड़कते हुए कहा, तेनालीराम, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी ना आई हो? तेनालीराम ने सा कहा, ओह, मुझे माफ़ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी जी भी यही समझाते हैं कि उबासी आना बहुत बड़ा अशुद्ध है, अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को भी यही बात बता देता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर पूरी बात महाराज की समझ में आ गई। वह समझ गए कि तेनालीराम ने यह बात उन्हें सही रास्ते दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी को बता दूंगा। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिलेंगे और उनके साथ सभी शिकायतों को दूर कर देंगे। इस कहानी से मित्रों हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का बिना गलती के सज़ा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं तेनालीराम के ये ज्ञान आपके कुछ काम आएंगे। अगर इस ज्ञान को आपको कुछ जानकारी मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।